हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने देखा कि किस तरीके से रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट किया जाता है और किस तरीके से रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि किस तरीके से रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया जाता है एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। देन वी सॉ व्हाट इज रिसर्च डिजाइन एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च डिजाइन। अभी इस वीडियो में हम लोग रिसर्च प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप देखने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम लोग हाइपोथेसिस क्या होता है वो समझते हैं। हाइपोथेसिस एक एजम्पशन होता है जो रिसर्चर अपने रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में अपने माइंड में फ्रेम करता है, ताकि वो जो हाइपोथेसिस है या जो वो एजम्पशन है उसकी वजह से रिसर्चर को आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक बेस मिले। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे देता हूँ। एक पर्टिकुलर कंपनी है जो रिसर्च कर रही है, उनका जो सेल्स कम हो रहा है उसके बारे में उनको फाइंड आउट करना है कि सेल्स क्यों कम हो रहा है। तो उन्होंने एक एजम्पशन बनाया कि सेल्स इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। उन्होंने दूसरा भी एजम्पशन बनाया, सेल्स इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ हायर प्राइस। और उन्होंने तीसरा एक हाइपोथेसिस बनाया, सेल्स इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ पुअर आफ्टर सेल सर्विस। अभी ये रिसर्चर ने एजम्पशन बनाया हुआ है। अभी रिसर्चर क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। अभी वो कौन सा डेटा कलेक्ट करेंगे, तो वो कस्टमर्स को पूछेंगे कि उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे लगती है, तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर वो पूछेंगे कि प्राइस से सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, तो प्राइस के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर रिसर्चर पूछेगा कि उनको आफ्टर सेल सर्विस किस तरीके से लगती है, तो उसके कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस तरीके से रिसर्चर क्या करेगा, ये जो हाइपोथेसिस बनाया है उसके रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेगा। और फिर बाद में वो डेटा को एनालिसिस करके रिसर्चर चेक करेगा कि जो एजम्पशन है वो और जो डेटा है वो दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एजम्पशन बनाया था कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पुअर होने की वजह से लोग प्रोडक्ट को परचेस नहीं करते, और डेटा जो हमने कलेक्ट किया उसमें लोग ये कहते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। इट मीन्स हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग प्रूव हुआ, बिकॉज हम लोग अज्यूम कर रहे थे पुअर क्वालिटी है और यहाँ पे लोग कहते हैं कि क्वालिटी अच्छी है। फिर हमने दूसरा डेटा देखा जिसमें हमने प्राइस के क्वेश्चन पूछे थे। तो एजम्पशन बनाया था कि प्राइस ज्यादा होने की वजह से सेल्स कम हो रहा है, पर डेटा कहता है कि प्राइस जो है वो अप्रोप्रिएट है, लोग जो प्राइस से सेटिस्फाइड है। तो हमारा यह दूसरा हाइपोथेसिस भी रिजेक्ट हो गया। फिर बाद में हमारा तीसरा एजम्पशन था कि आफ्टर सेल सर्विस पुअर होने की वजह से लोग प्रोडक्ट को परचेस नहीं करते हैं। फिर उसका डेटा हमने देखा, तो डेटा में लोगों का भी यही कहना था कि आफ्टर सेल सर्विस जो है वो कंपनी की काफी ज्यादा पुअर है। तो यहाँ पे एजम्पशन और डेटा मैच हो रहा है, तो ये हाइपोथेसिस हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इस तरीके से रिसर्चर यहाँ पे क्या करता है, रिसर्च करने से पहले कुछ एजम्पशंस बनाता है, फिर वो डेटा कलेक्ट करता है, डेटा को एनालिसिस करता है, और हाइपोथेसिस और डेटा को वो मैच करते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारा डेटा जो है वो हाइपोथेसिस के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। अगर दोनों मैच करते हैं तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है या हाइपोथेसिस करेक्ट कंसिडर किया जाता है। और अगर मैच नहीं होता है तो हमारा वो हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, या वो हाइपोथेसिस जो इनकरेक्ट अज्यूम किया जाता है। सो इस तरीके से हाइपोथेसिस एक एजम्पशन है जो एक फैक्ट को एक्सप्लेन करता है, और ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिसर्चर को एक बेसिस प्रोवाइड करता है। बिकॉज हाइपोथेसिस के बेसिस पे रिसर्चर ने यहाँ पे क्या किया, प्राइस का डेटा कलेक्ट किया, प्रोडक्ट का डेटा कलेक्ट किया, और आफ्टर सेल सर्विस का डेटा कलेक्ट किया। तो आपको ये वर्ड याद रखना, हाइपोथेसिस आर द एजम्पशन, और रिसर्चर रिसर्च शुरू करने से पहले एजम्पशंस करता है और फिर बाद में डेटा कलेक्ट करता है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइपोथेसिस, ये जो स्टेटमेंट होते हैं वो रिसर्चर सोचता है कि हमारे स्टडी का ये आउटकम हो सकता है। जैसे प्रोडक्ट का क्वालिटी पुअर होने की वजह से शायद सेल कम हो सकता है, प्राइस ज्यादा होने की वजह से शायद तक सेल्स कम हो सकता है। तो यहाँ पे रिसर्चर ने एक आउटकम जो है वो अपने दिमाग में सोचा। ओके, वो एक्चुअली में आउटकम जो है वो फाइनल नहीं है, वो एक तरीके का एजम्पशन है। तो हाइपोथेसिस एक रिसर्चर के दिमाग में एक आउटकम रिसर्चर जो है वो फ्रेम करता है, और फिर बाद में उसके हिसाब से वो स्टडी करके उसको चेक करता है। फिर बाद में जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि रिसर्चर जो होते हैं वो हाइपोथेसिस फ्रेम करने के बाद में उसका डेटा कलेक्ट करते हैं, और डेटा कलेक्ट करने के बाद में पता चलता है कि वो डेटा हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है या हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं कर रहा है। और उस हिसाब से फिर हाइपोथेसिस जो होता है वो करेक्ट भी प्रूव हो सकता है या इनकरेक्ट भी प्रूव होता है। जैसे मैंने आपको बोला, डेटा और हाइपोथेसिस अगर मैच हो रहा है इट मींस कि हाइपोथेसिस करेक्ट प्रूव हुआ है। डेटा और हाइपोथेसिस अगर मैच नहीं होता है तो वहां पे वो जो हाइपोथेसिस है वो इनकरेक्ट प्रूव होता है। नाउ हाइपोथेसिस जो होता है वो हर एक टाइप के स्टडी के लिए जरूरी होता है।
सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च जो होता है उसके लिए हाइपोथेसिस नहीं बनाए जा सकते, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव जो होता है वहां पे कोई भी प्रायर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होता है नया रिसर्च होता है, और इसके वजह से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ऊपर हम लोग हाइपोथेसिस नहीं बना सकते हैं। बाकी सारे जो रिसर्चेस के टाइप्स है उसके अंदर हम लोग हाइपोथेसिस बना सकते हैं ना। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि एक मैनेजर है, उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाया हुआ है कि जो सेल्स पर्सन ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं अपने जॉब से वो ज्यादा प्रोडक्टिव भी होते हैं। तो ये उन्होंने हाइपोथेसिस बनाया हुआ है। अभी ये जो सेल्स मैनेजर है वो क्या करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा कि सेल्समैन का जॉब सेटिस्फेक्शन कितना है और उनका प्रोडक्टिविटी कितना है। उसके लिए वो अलग अलग क्वेश्चंस पूछेंगे सेटिस्फेक्शन फाइंड आउट करने के लिए और प्रोडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए, और फिर वो हाइपोथेसिस को और डेटा को चेक किया जाएगा। फिर और भी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर वर्कर्स का एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की तरफ पॉजिटिव है तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ती है। फिर अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के तरफ वर्कर्स का एटीट्यूड जो है उसका डेटा कलेक्ट किया जाएगा और ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी का डेटा कलेक्ट किया जाएगा, और फिर बाद में हाइपोथेसिस को क्रॉस चेक किया जाएगा कि डेटा और हाइपोथेसिस मैच हो रहा है क्या। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई भी रिसर्च शुरू करने से पहले रिसर्चर जो होते हैं वो हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं और डेटा कलेक्ट करके उसको क्रॉस चेक करते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दिया है वेबस्टर डिक्शनरी का, जो सेम चीज बताता है कि हाइपोथेसिस जो होते हैं ये अनप्रूव्ड थियरी होती है। बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को बोला हाइपोथेसिस एक एजम्पशन है, अभी तक वो प्रूव नहीं हुआ है। डेटा कलेक्ट करने के बाद में वो प्रूव होता है, तो इसके लिए हाइपोथेसिस जो होते हैं वो अनप्रूव्ड होते हैं। ये कुछ प्रपोजिशंस होते हैं, कुछ सपोजिशंस होते हैं, मतलब इन शॉर्ट प्रपोजिशन और सपोजिशन का मतलब होता है एजम्पशंस होते हैं, और ये टेंटेटिवली एक्सेप्ट किए जाते हैं। टेंटेटिवली एक्सेप्ट इसके लिए किए जाते हैं बिकॉज ये फाइनल नहीं है, डेटा कलेक्ट करने के बाद में फाइनल होते। तो हाइपोथेसिस हमेशा टेम्पररी होता है, फिर बाद में उसको एनालिसिस करने के बाद में हम लोग उसको करेक्ट प्रूव कर सकते हैं या इनकरेक्ट प्रूव कर सकते हैं। तो जब तक हमारे पास डेटा नहीं होता है तब तक वो क्या होते हैं, टेंटेटिव होते हैं। तो इस तरीके से हाइपोथेसिस जो होते हैं अनप्रूव्ड थियरी, प्रपोजिशन और सपोजिशन होता है जो टेंटेटिवली एक्सेप्ट किया जाता है किसी एक फैक्ट को समझाने के लिए। और ये जो हाइपोथेसिस होता है वो फर्दर स्टडीज के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए रिसर्चर को एक बेसिस प्रोवाइड करता है। मतलब कि हमने हाइपोथेसिस बनाया और उसके बेसिस पे आगे हमारा इन्वेस्टिगेशन किया। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया कि जो कंपनी का सेल कम हो रहा है वो कंपनी ने अपने दिमाग में हाइपोथेसिस बनाया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से सेल्स कम हो रहा है और प्राइस की वजह से सेल्स कम हो रहा है, आफ्टर सेल सर्विस की वजह से सेल्स कम हो रहा है। तो उन्होंने उसके रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया। तो यहाँ पे रिसर्चर को क्या हो रहा है कि अपना इन्वेस्टिगेशन आगे कैरी ऑन करने के लिए हाइपोथेसिस जो हेल्प करता है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं और किस तरीके से हाइपोथेसिस का टेस्टिंग होता है। ओके, ताकि आप लोगों को जब भी आप लोग ब्लैक बुक बनाओगे या जब भी आप लोग कोई रिसर्च करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे हाइपोथेसिस जो है वो टेस्टिंग करने को आ सकता है। नाउ यहाँ पे मेरे पास कुछ एक डेटा है। ये डेटा है कि ऑनलाइन लेक्चर्स के बारे में स्टूडेंट्स का कितना सेटिस्फैक्शन लेवल है। ओके, वेदर स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड विद द ऑनलाइन लेक्चर्स और नॉट। तो यहाँ पे अलग अलग डेटा कलेक्ट किया था, जेंडर ऑफ द स्टूडेंट्स, क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर बाद में ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में उनके क्या थॉट्स है, क्या उनको ऑनलाइन लर्निंग जो है वो बेटर लगता है ऑफलाइन लर्निंग से, फिर बाद में उनको ऑनलाइन लर्निंग में कॉन्सेप्ट समझ में आते, कैसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे थे, और ऐसा डेटा कलेक्ट करके वो डेटा को यहाँ पे एक्सेल शीट में अरेंज किया है। अभी मुझे यहाँ पे एक हाइपोथेसिस बनाना है, तो मैं कैसा हाइपोथेसिस बना सकता हूँ कि हाइपोथेसिस बनाने के लिए आप लोगों को कोई भी 2 या 3 वेरिएबल्स आप लोग ले सकते हो और हाइपोथेसिस बना सकते हो, जिसमें आप लोग बोल सकते हो कि 2 वेरिएबल्स में रिलेशन है या 2 वेरिएबल्स में रिलेशन नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक वेरिएबल लिया है और वेदर द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ये मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है। अभी ये 2 वेरिएबल्स को मैं एक नए एक्सेल शीट में लेता हूँ। ये पूरा मैंने वेरिएबल क्वालिफिकेशन यहाँ से कॉपी किया, ये दूसरा वेरिएबल मैंने यहाँ से कॉपी किया। ओके, यहाँ पे मैं मेरा हाइपोथेसिस लिखता हूँ ना। हाइपोथेसिस जब हम लोग स्टडी के लिए लिखते हैं तो 2 टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस कहता है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन लेक्चर्स। तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस हो जाता है यहाँ पे।
इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि क्वालिफिकेशन और ऑनलाइन लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट टीचर समझाते हैं उसके अंडरस्टैंडिंग में बच्चों का कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। मतलब बच्चा 10th स्टैंडर्ड का होने दो, 12th स्टैंडर्ड का होने दो, ग्रेजुएशन का होने दो या पोस्ट ग्रेजुएशन का होने दो, उनको कॉन्सेप्ट जो है इक्वली समझ में आते हैं। और दूसरा एक हमने हाइपोथेसिस बनाया है जिसको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं, जो H1 करके लिखते हैं। ये सब चीजें मैं आपको धीरे धीरे आगे और पढ़ाने वाला हूँ डिटेल में। अभी सिर्फ आप लोग इतना ही देख लो कि किस तरीके से हाइपोथेसिस बनाया जाता है और किस तरीके से हाइपोथेसिस को टेस्टिंग किया जाता है। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है कि क्वालिफिकेशन और ऑनलाइन लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस होता है। मतलब 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग में, ग्रेजुएट स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग में और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग में बहुत डिफरेंस होता है जब भी वो लोग ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करते हैं। तो ऐसे मैंने यहाँ पे दो हाइपोथेसिस बनाए। अभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होता है पहले फॉर्मूले से किया जाता था, पर आजकल कंप्यूटर अवेलेबल होने की वजह से कंप्यूटर में आप इजीली हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हो। अभी इसका मैं आप लोगों को हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसको पिवोट टेबल बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग इंसर्ट में जाके आपको लेफ्ट हैंड साइड में पिवोट टेबल दिखाई देंगे। फिर आपको कौन सा एरिया सिलेक्ट करना है, पूरा डेटा का एरिया आपको सिलेक्ट करना है अलोंग विद द हेडिंग। ओके, यहाँ पे मैंने न्यू वर्कबुक करके सिलेक्ट किया और ओके किया। फिर बाद में इसको आपको पुल करना है। ये हमारा टेबल बन गया। ये टेबल को आपको क्या करना है, फिर यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे वापस से इस तरीके से पेस्ट करना है, बिकॉज इसके अंदर ये थोड़ा टेबल जो होता है इसमें एडिट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने कन्वीनियंस के लिए ऐसा टेबल बनाया। फिर ये टेबल के अंदर आप लोग चीजों को चाहिए वैसे आप लोगों के हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्वालिफिकेशन, फिर यहाँ पे मैंने ये उसके ऑप्शंस है, मे बी, यस, नो, ऐसे। तो अभी मेरे को ये डेटा को एनालिसिस करना है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि अगर सपोज किसी एक चीज में कॉलम में फिगर नहीं है, मतलब यहाँ पे यस बोलने वाले कोई नहीं थे, तो इसको 0 कर देने का, नहीं तो वो टेस्ट होता नहीं है। तो इस तरीके से सारे जो कॉलम है वो आपके भरे हुए। ग्रैंड टोटल आपको नहीं लेना है, ये एरिया आपको नहीं कंसिडर करना है। सिर्फ ये जो एरिया है इतना आपको कवर करना है। अभी हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करेंगे। अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, यहाँ पे जो है हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट यूज करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे एडिन्स में जा सकते हैं, मेगा स्टेट में जाएंगे, काई स्क्वायर में जाएंगे, कंटिजेंसी टेबल में जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, तो काई स्क्वायर चाहिए, एक्सपेक्टेड टोटल, परसेंटेज ऑफ काई स्क्वायर, ये तीन चीजें चाहिए। जो जो आपको चाहिए वो आप ये कर सकते हो, बट इतना सफिशियंट होता है। फिर आपको यहाँ से कॉलम सिलेक्ट करने, ये वाले जो फिगर डेटा है आपका, और ओके करना है। फिर आपके सामने ये ऐसा एक टेबल आ जाएगा। ओके, अभी ये टेबल जो है आपको इतना समझ में नहीं आएगा, बट ये टेबल में सबसे जरूरी होता है वो है पी वैल्यू। ये पी वैल्यू के बेसिस पे आप लोग यहाँ पे डिसाइड करोगे कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाया था, या हाइपोथेसिस को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि ये पी वैल्यू को हम लोग को देखना है। अभी पी वैल्यू में कैसा होता है कि अगर सपोज हमारी पी वैल्यू 0.05 से कम है तो हम लोग को नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, और अगर हमारा पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है तो हम लोग को नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये पी वैल्यू जो है 0.837 है। इसका मतलब ये पी वैल्यू जो है वो 0.05 से ज्यादा है। इसके लिए हम लोग को नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि क्वालिफिकेशन और ऑनलाइन लेक्चर में कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। मतलब कि भले ही स्टूडेंट जो है 10th क्लास का होने दो, 12th क्लास का होने दो, ग्रेजुएट होने दो, सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो सेम है। सबको जो ऑनलाइन लेक्चर समझ में आते हैं उसका लेवल जो है वो सेम ही है। सो ये हमारा नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। और हमारा ये जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था कि देयर इज अ रिलेशन, मतलब इनको अलग अंडरस्टैंडिंग होती है, इनको अलग अंडरस्टैंडिंग होती है, वैसा नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया और ये हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। ओके, तो देखो आपने यहाँ पे एक अच्छा फाइंडिंग ढूंढ के निकाला हाइपोथेसिस से कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से बच्चों को ऑनलाइन लेक्चर में कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे से समझ में आते हैं जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो। इसका एक हम लोग ने यहाँ पे फाइंडिंग ढूंढ के निकाला।
ओके तो कोई भी क्लास का बच्चा होने दो, उनका ऑनलाइन लेक्चर का जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होता है वो सेम लेवल का होता है, ऐसे हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया। तो देखो यहाँ पे हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए। सबसे पहले हमने ये हाइपोथेसिस बनाए थे, फिर बाद में हमने ये डेटा कलेक्ट किया, फिर बाद में मैंने क्या किया, वो डेटा को एनालिसिस किया। यहाँ पे आप लोगों ने देखा ये मैंने टेबल वगैरह बनाया, और फिर उसके ऊपर मैंने काई स्क्वायर अप्लाई किया, और काई स्क्वायर जो होता है उसका ये ऐसा टेबल आया जिसमें मैंने ये पी वैल्यू को देखा। पी वैल्यू को देखने के बाद भी आपको देखना है कि पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है या कम है। कम होगा तो रिजेक्ट करना है नल हाइपोथेसिस को, मतलब ये करेक्ट नहीं है, ओके ये इनकरेक्ट है। और अगर ज्यादा होगा तो हम लोग को नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है, मतलब ये करेक्ट है। ओके तो उस हिसाब से हमने क्या किया, ये एक हाइपोथेसिस जो उसको टेस्टिंग किया, और उसके हिसाब से हमने कंक्लूजन निकाला कि क्वालिफिकेशन और ऑनलाइन लेक्चर जो होते हैं उसमें कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में कोई भी डिफरेंस होता नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिसर्चर जो होते हैं वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके अपना जो कंक्लूजन होता है वो प्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने पहले एजम्पशंस बनाए, फिर उसका डेटा कलेक्ट करके डेटा जो है उसके साथ ये एजम्पशन को मैच करके देखा, और फिर मैंने यहाँ पे बताया कि मेरा एजम्पशन जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब करेक्ट है या करेक्ट नहीं है करके। यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखना है कि अगर सपोज आपका एजम्पशन रॉन्ग भी जाता है, मतलब आपका अगर सपोज नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भी होता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे भी आप लोगों ने क्या किया है, कुछ नई चीज फाइंड आउट की है। ओके जैसे अगर सपोज मेरा ये पी वैल्यू 0.05 से कम होता, तो मतलब मेरा ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता, कि दोनों में रिलेशन है। मैं ना कह रहा था, बट मेरा जो डेटा है वो कहता है कि दोनों में रिलेशन है, तो मेरा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमको नाराज होने की जरूरत नहीं है, या फिर हमारा रिसर्च गलत हुआ ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमको एक और चीज पता चल गई कि यहाँ पे अलग अलग क्लास के जो बच्चे होते हैं उनका ऑनलाइन लेक्चर में कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। फाइन। तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो या हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो, हाइपोथेसिस करेक्ट प्रूव हो या इनकरेक्ट प्रूव हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इससे हम लोग को एक अच्छा कंक्लूजन ही मिलता है। तो इस तरीके से जब भी आप लोग ब्लैक बुक बनाओगे तो अलग अलग टेस्ट को यूज कर सकते हो आप लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए। आप लोग टी टेस्ट यूज कर सकते हो, आप लोग कोरिलेशन यूज कर सकते हो, आप लोग सिंपल सा मीन मोड मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन इसको भी यूज कर सकते हो डेटा एनालिसिस करने के लिए, और आपके हाइपोथेसिस जो है उसको टेस्ट आप लोग कर सकते हो। नाउ विल गो बैक टू द टॉपिक। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइपोथेसिस जो होते हैं वो एजम्पशंस होते हैं, उसके बेसिस पे जो रिसर्चर्स होते हैं वो डेटा कलेक्ट करते हैं, और वो डेटा कलेक्ट करने के बाद में वो चेक करते हैं कि डेटा जो है वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है कि नहीं। ओके उसको हम लोग यहाँ पे हाइपोथेसिस बोलते हैं। Now, next question is how to formulate the hypothesis. What are the steps involved in the hypothesis formulation? तो सबसे पहला यहाँ पे स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड इट्स कॉजेस। मतलब आपको यहाँ पे हाइपोथेसिस फ्रेम करने के लिए आपका रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो पता होना चाहिए। सो रिसर्चर को हाइपोथेसिस फ्रेम करने से पहले रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है डिक्लाइनिंग इन द सेल्स ऑफ लक्स सोप इन मुंबई रीजन। ओके कि यहाँ पे रिसर्चर ये फाइंड आउट करना चाहता है कि मुंबई रीजन में जो है वो सेल्स क्यों कम हो रहा है। तो उसके उन्होंने कुछ पॉसिबल कॉजेज जो है वो फाइंड आउट किए, जैसे कि पुअर क्वालिटी हो सकता है, प्राइस ज्यादा हो सकता है, या इनइफेक्टिव प्रमोशन है, या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो फॉल्टी है या प्रॉपर नहीं है। तो रिसर्चर ने यहाँ पे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और उसके कॉजेज फाइंड आउट किए। फिर बाद में रिसर्चर यहाँ पे कुछ हाइपोथेसिस बनाएगा, वो जो कॉजेज था उसके बेसिस पे। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने के लिए रिसर्चर जो है वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का हेल्प ले सकता है, मतलब पहला जो भी लिटरेचर है उसको पढ़ के किस तरीके से हाइपोथेसिस बनाने हैं वो पता चल सकते हैं। या कभी कभी रिसर्चर जो होते हैं वो अपने एक्सपर्ट्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। एक्सपर्ट मतलब जो सीनियर होते हैं या कोई टीचर होंगे या फिर वो सब्जेक्ट में जिनको ज्यादा अच्छे से नॉलेज है, तो उनको पूछ के भी हाइपोथेसिस यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। या खुद का ओन एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी हम लोग यहाँ पे हाइपोथेसिस बना सकते हैं। ओके सो काफी बार ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं कि जिसके लिए हम लोग को पास्ट लिटरेचर जो होता है वो थोड़ा पढ़ना पड़ता है, वो हमको यहाँ पे हाइपोथेसिस जो है फ्रेम करने में हेल्प करता है। कभी कभी हम लोग एक्सपर्ट लोगों की हेल्प ले सकते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग खुद से भी यहाँ पे हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिसर्चर ने जो है वो डिक्लाइनिंग सेल्स के लिए कुछ हाइपोथेसिस बनाया है, जैसे कि सेल्स आर डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये एक हाइपोथेसिस हो गया। दूसरा सेल्स आर डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ द हाई प्राइस। तीसरा है सेल्स आर डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ इनइफेक्टिव प्रमोशन मिक्स। और चौथा है सेल्स आर डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ द फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो ऐसे चार हाइपोथेसिस हमने बनाया। फिर नेक्स्ट होता है पायलट टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। ना पायलट टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग
छोटे से सैंपल साइज के ऊपर कोई भी टेस्टिंग करते हैं तो उसको पायलट टेस्ट बोलते हैं। ओके, तो हमारे पास 4 हाइपोथेसिस है, वो 4 में से कौन सा हाइपोथेसिस जो है वो हम लोग को फाइनलाइज करना है। उसके लिए रिसर्चर क्या करेंगे कि छोटे से सैंपल साइज को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि सपोज हमारा सैंपल है 500 का, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, कुछ 50 लोगों को सिलेक्ट करेंगे। 50 लोगों से पूछेंगे कि उनको प्रोडक्ट के क्वालिटी से कुछ प्रॉब्लम है क्या, प्राइस से कुछ प्रॉब्लम है क्या, प्रमोशन से कुछ प्रॉब्लम है या डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ प्रॉब्लम है। उनके पास से डेटा कलेक्ट करेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं पायलट स्टडी। तो हमेशा याद रखना, पायलट का मतलब क्या होता है, स्मॉल स्टडी। लार्ज स्केल में स्टडी आप लोग बाद में करने वाले हो, पहले आप लोग क्या करते हो, लार्ज स्केल में से कुछ लोगों का डेटा कलेक्ट करते हो, हाइपोथेसिस फाइनलाइज करते हो और फिर बाद में आप लोग आपका लार्ज स्केल का जो डेटा है वो कलेक्ट करते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि स्मॉल साइज से डेटा कलेक्ट किया और सारे हाइपोथेसिस जो उसका टेस्टिंग किया। फिर बाद में ये जो पायलट स्टडी है वो हमको बताएगा कि कौन सा मेन प्रॉब्लम है जिसके वजह से हमारा सेल जो है कम हो रहा है। तो उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा फाइनल हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो अगर सपोज हमारा जो पायलट स्टडी किया उसमें से हमको पता चला कि 4 हाइपोथेसिस में से जो पुअर क्वालिटी वाला है वो लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हमने हमारा फाइनल हाइपोथेसिस बनाया कि पुअर क्वालिटी की वजह से सेल्स कम हो रहा है। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट हाइपोथेसिस। तो हमने यहाँ पे बेस्ट हाइपोथेसिस को सिलेक्ट किया और बेस्ट हाइपोथेसिस हमारा क्या था कि हमारा क्वालिटी पुअर होने की वजह से लोग जो है हमारे प्रोडक्ट को परचेस नहीं करते हैं। फिर इसके बेसिस पे हम लोग आगे स्टडी करेंगे। अभी ये जो हम लोग ने बेस्ट हाइपोथेसिस या फाइनल हाइपोथेसिस सिलेक्ट किया उसको रिसर्चर को दो तरीके से स्पेसिफाई करना पड़ता है। एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जैसे मैंने आपको बताया कि नल हाइपोथेसिस में आप लोग क्या लिखते हो कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे पुअर क्वालिटी और डिक्लाइनिंग सेल्स, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है। मतलब यहाँ पे रिसर्चर कहना चाहता है कि पुअर क्वालिटी की वजह से सेल्स कम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आप लोग बोलते हो कि ये जो दो वेरिएबल्स है उसमें रिलेशन है। मतलब पुअर क्वालिटी और डिक्लाइनिंग इन सेल्स, इन दोनों में रिलेशन है कि क्वालिटी पुअर होने की वजह से सेल्स कम हो रहा है। तो देखो हमने यहाँ पे हाइपोथेसिस को सिलेक्ट किया, वो हाइपोथेसिस को हमने दो तरीके से स्पेसिफाई किया कि नल हाइपोथेसिस मतलब नो रिलेशन बोला, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मतलब रिलेशन करके बोला। तो यहाँ पे हम लोग का रिसर्च हाइपोथेसिस जो है वो फ्रेम होने के बाद में रिसर्चर जो होता है वो रिसर्च कंडक्ट करता है। रिसर्च कंडक्ट करना मतलब यहाँ पे रिसर्चर जो है रिसर्च का डिजाइन बनाता है, मतलब रिसर्च का प्लान बनाता है, ताकि किस तरीके से हम लोग को रिसर्च करना है वो रिसर्चर को एक प्रॉपर गाइडलाइन मिले, एक प्रॉपर डायरेक्शन मिले। यहाँ पे रिसर्चर जो है वो डेटा कलेक्ट करता है, मतलब कस्टमर्स को जाके प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में अलग अलग क्वेश्चंस पूछेंगे और वो क्वालिटी के बारे में डेटा कलेक्ट करेंगे। और वो डेटा को जो यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है। डेटा एनालिसिस के लिए अलग अलग टेस्ट यूज किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कौन से टेस्ट यूज किए जाते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए या डेटा एनालिसिस के लिए। तो टी टेस्ट यूज किया जा सकता है, जेड टेस्ट, काई स्क्वेयर जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया, अनोवा करके एक टेस्ट होता है, कोरिलेशन करके एक टेस्ट होता है। अलग अलग सिचुएशन में ये टेस्ट जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। अलग अलग टाइप के डेटा के लिए आप लोग अलग अलग टेस्ट जो है यूज कर सकते हैं। अभी कौन सा टेस्ट कब यूज होता है तो आप लोग वो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख सकते हैं। वो यूट्यूब जो है आपको बताएगा कि कौन सा टेस्ट कब यूज होता है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे एक्सेल के अंदर कोई भी टेस्ट यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको काई स्क्वायर बताया वैसे ही आप लोग टी टेस्ट भी यूज कर सकते हो, कोरिलेशन भी यूज कर सकते हो। फिर आपने यहाँ पे आपका रिसर्च कंडक्ट किया, मतलब आपने यहाँ पे डेटा कलेक्शन किया और डेटा को एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद में आपको हाइपोथेसिस को या तो एक्सेप्ट करना है या तो रिजेक्ट करना है। तो जैसे मैंने आप लोगों को वो एग्जाम्पल के अंदर बताया था कि अगर हमारा पी वैल्यू जो है 0.05 से कम आता है तो हमारा नल हाइपोथेसिस जो होता है रिजेक्ट होता है। और अगर हमारा पी वैल्यू जो है 0.05 से ज्यादा आता है तो हमारा नल हाइपोथेसिस जो होता है वो एक्सेप्ट होता है। सो ये हमारा पी वैल्यू है 0.05 का, इसके नीचे हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, इसके ऊपर हमारा हाइपोथेसिस जो एक्सेप्ट हो जाएगा। कौन सा हाइपोथेसिस, तो नल हाइपोथेसिस। और उसके बेसिस पे फिर हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो भी कंक्लूजन है वो ड्रॉ करेंगे। जैसे कि नल हाइपोथेसिस अगर हमारा एक्सेप्ट हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि ये दो वेरिएबल्स में कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके, मतलब कि सेल्स और पुअर क्वालिटी में कोई भी रिलेशन नहीं है, सेल जो है वो पुअर क्वालिटी की वजह से कम नहीं हो रहा है। और अगर सपोज हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे सेल्स और पुअर क्वालिटी ये दोनों में रिलेशन है, मतलब पुअर क्वालिटी होने की वजह से सेल जो हो कम हो रहा है। तो इस तरीके से ये सारे स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो करके हाइपोथेसिस जो होते हैं फॉर्मुलेट किए जाते हैं। ये मेरे यूआरएल है जहां पे मैंने इस क्वेश्चन के लिए इमेजेस लिए थे।
नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब कि रिसर्चर जब हाइपोथेसिस फ्रेम करता है तो कहाँ कहाँ से उसके माइंड में हाइपोथेसिस आ सकते हैं या कौन से बेसिस पे वो हाइपोथेसिस जो है वो फ्रेम कर सकते हैं। सबसे पहले है इंट्यूशन और हंच। ना इंट्यूशन या हंच का मतलब क्या होता है कि जो भी रिसर्चर है उसके दिमाग में एक आइडिया जो होती है वो एक फ्लैश के जैसा स्ट्राइक होता है, मतलब सडनली उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और उसके बेसिस पे रिसर्चर यहाँ पे क्या कर सकता है, हाइपोथेसिस बना सकता है। जैसे कि न्यूटन के बारे में हम लोग को सबको पता है कि जब एप्पल जो है वो पेड़ से टूट के नीचे गिरा था तो उस बेसिस पे उनके दिमाग में एक आइडिया आया था और उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करके लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो फ्रेम किया गया था। तो हाइपोथेसिस के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इंट्यूशन या हंच के थ्रू आपका हाइपोथेसिस जो है वो बना सकते हो। नेक्स्ट है पास्ट रिसर्च, जो मैंने आपको बताया था कि जो भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बेसिस पे आप लोग यहाँ पे अपना हाइपोथेसिस बना सकते हो। जैसे अगर सपोज कोई रिसर्चर है उसने पास्ट रिसर्च में ये फाइंड आउट किया था कि सेल्समैन को ज्यादा कमीशन देने की वजह से सेल्समैन जो होते हैं वो ज्यादा सेल करते हैं, तो यहाँ पे मेरा भी जो स्टडी है वो उसी के बारे में है। मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कमीशन के वजह से सेल जो है वो सेल्समैन का बढ़ता है क्या। तो मैंने यहाँ पे हाइपोथेसिस बनाया कि कमीशन ज्यादा देने की वजह से यहाँ पे सेल जो होता है वो सेल्समैन का बढ़ जाता है। वैसा मैंने हाइपोथेसिस बनाया और फिर मैंने उसका डेटा कलेक्ट किया और फिर बाद में वो हाइपोथेसिस को और डेटा को मैंने मैच करके देखा कि मेरा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। सो इस तरीके से यहाँ पे पास्ट रिसर्च के ऊपर या रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बेसिस पे रिसर्चर जो है अपने करंट स्टडीज के लिए हाइपोथेसिस फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंसल्टेशन। नाउ कंसल्टेशन में क्या होता है कि रिसर्चर जो है किसी भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ या उस पर्टिकुलर फील्ड में जो एक्सपर्ट पर्सन है उसके साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं और उसके बेसिस पे यहाँ पे रिसर्चर जो अपना हाइपोथेसिस बना सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज कोई भी एकेडमिक रिसर्च आप लोग कर रहे हो, जैसे कोई पीएचडी स्टूडेंट है या कोई एमफिल स्टूडेंट है या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स है, तो उन लोगों को कोई रिसर्च वर्क दिया है टीचर ने और वो फिर हाइपोथेसिस बनाने से पहले अपने रिसर्च गाइड के साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। अगर सपोज कोई भी कमर्शियल रिसर्च है जिसको हम लोग अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं, तो उस केस में वो जो रिसर्चर है वो अपने मैनेजर के साथ डिस्कशन करके हाइपोथेसिस फ्रेम कर सकता है। और अगर कोई सोशल रिसर्च है तो उस केस में पर्टिकुलर एनजीओ के साथ डिस्कशन करके उस बेसिस पे रिसर्चर जो अपना हाइपोथेसिस बना के अपना रिसर्च जो है उसको कैरी ऑन कर सकता है। नेक्स्ट वाला है ऑब्जर्वेशन। ना यहाँ पे हाइपोथेसिस डेवलप करने के लिए रिसर्चर जो है अपना ओन ऑब्जर्वेशन यूज कर सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि पर्टिकुलर रिसर्चर जो है उसने कंज्यूमर्स का मार्केट में बाइंग बिहेवियर जो उसको ऑब्जर्व किया और उस बेसिस पे उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाया कि एजुकेटेड कस्टमर जो होते हैं ब्रांडेड आइटम्स को प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू इलिटरेट या लेस एजुकेटेड कस्टमर्स। ओके, तो उन्होंने मार्केट के अंदर अलग अलग टाइप के जो कंज्यूमर्स है उनका बाइंग बिहेवियर है जो है वो स्टडी किया और उस बेसिस पे यहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन करके हाइपोथेसिस बनाया हुआ है। तो ऑब्जर्वेशन से भी हाइपोथेसिस बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी ऑफ रिसर्च। नो काफी बार क्या होता है, रिसर्च जो होता है वो काफी लंबे समय के लिए या बहुत सारे सालों के लिए, जैसे 5 सालों के लिए, 7 सालों के लिए यहाँ पे रिसर्च कंटिन्यू किया जाता है। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर रिसर्च जो होता है वो काफी सालों के लिए चलता है। वहां पे रिसर्चर क्या करता है, उस रिसर्च को अलग अलग फेजेस में डिवाइड करता है। जैसे 6 मंथ्स में ये पर्टिकुलर स्टडी हम लोग करेंगे, फिर आगे के 6 मंथ्स में ये पर्टिकुलर स्टडी करेंगे, फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से पूरे जो हमारे 5 साल का या 7 साल का रिसर्च है उसको अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया जाता है और हर एक फेज में यहाँ पे रिसर्चर को अलग अलग फाइंडिंग्स मिलते हैं। उसके बेसिस पे रिसर्चर जो है नेक्स्ट फेज के लिए यहाँ पे हाइपोथेसिस डेवलप करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज रिसर्चर जो है पूरे इंडिया में रिसर्च कर रहा है, ओके, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेके, तो उन्होंने पहले 6 महीने महाराष्ट्र के अंदर रिसर्च किया और महाराष्ट्र में उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो फीमेल कस्टमर्स है वो पर्टिकुलर ब्रांड से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है। तो उनका ये फर्स्ट फेज का रिसर्च का फाइंडिंग है। उसको बेसिस पे उनका जो नेक्स्ट फेज है, जैसे कि नेक्स्ट वो पंजाब के लिए रिसर्च करने वाले हैं और उन्होंने फिर ऐसा हाइपोथेसिस बनाया कि पंजाब के जो फीमेल कंज्यूमर्स है वो भी प्रोडक्ट के क्वालिटी से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे रिसर्चर ने क्या किया, पे पहला जो फेज था उसका फाइंडिंग जो है उसके बेसिस पे उनका जो नेक्स्ट फेज ऑफ रिसर्च है उसका उन्होंने वहां पे हाइपोथेसिस बनाया। तो इस तरीके से यहाँ पे रिसर्च के कंटिन्यूटी के बेसिस पे भी हाइपोथेसिस बनाया जा सकता है। नेक्स्ट सोर्स इज थियरी। नाउ यहाँ पे जो भी थियरीज होती है वो थियरीज के बेसिस पे भी रिसर्चर जो है वो अपने हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि मैनेजमेंट के अंदर ह्यूमन रिलेशन की कुछ थियरीज है जिसमें ये कहा है कि अगर ह्यूमन रिलेशन अच्छा होता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है।
ह्यूमन रिलेशन का मतलब क्या होता है, लेबर और मैनेजमेंट का रिलेशन काफी अच्छा है, दोनों में झगड़े नहीं होते हैं, और अगर ह्यूमन रिलेशन अच्छा होता है तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बढ़ती है। तो ये थियरी जो है रिसर्चर ने पढ़ी, जो उसके रिसर्च एरिया के रिलेटेड थी या रिसर्च प्रॉब्लम की रिलेटेड थी, उसके बेसिस पे रिसर्चर ने यहाँ पे हाइपोथेसिस बनाया कि इफेक्टिव मैनेजमेंट लेबर रिलेशनशिप फैसिलिटेट हायर प्रोडक्टिविटी, कि मैनेजमेंट लेबर का रिलेशन अच्छा होने की वजह से प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बढ़ती है। तो थियरी के बेसिस पे यहाँ पे हाइपोथेसिस बनाया है रिसर्चर ने। नेक्स्ट इज पर्सनल एक्सपीरियंस। काफी बार क्या होता है कि रिसर्चर जो होता है कुछ चीजों को पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं, और पर्सनली एक्सपीरियंस करने के बेसिस पे वो लोग यहाँ पे हाइपोथेसिस जो है सजेस्ट कर सकते हैं या फ्रेम कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज एक पर्टिकुलर रिसर्चर है, उसने खुद ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनकी जो सर्विसेज है वो पुअर है ऐसा एक्सपीरियंस किया था, तो वो रिसर्चर उसी एरिया पे यहाँ पे रिसर्च कर रहा है, और उन्होंने अपने रिसर्च स्टडी के लिए यह हाइपोथेसिस बनाया कि पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज रिजल्ट इनटू लेस फुटफॉल इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्विसेज पुअर होने की वजह से काफी कम लोग जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आते हैं। लेस फुटफॉल का मतलब क्या होता है कि ज्यादा लोग आते नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेसिस पे क्या किया, हाइपोथेसिस बनाया हुआ है। तो ये अलग अलग सोर्सेस है जिसके बेसिस पे रिसर्चर जो है अपने हाइपोथेसिस जो होते हैं फ्रेम करते हैं। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इमेजेस लिए थे। नेक्स्ट इज व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस। तो पहला इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये है कि हाइपोथेसिस की वजह से रिसर्चर जो है वो अननोन फैक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को वो जो डेटा एनालिसिस करके बताया था, उसके अंदर हमको पहले पता नहीं था कि अलग अलग क्लास के जो बच्चे होते हैं उनका ऑनलाइन लेक्चर में अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो सेम होता है या नहीं होता है। तो हाइपोथेसिस टेस्ट करके हमको एक अननोन फैक्ट पता चल गया कि बच्चा किसी भी क्लास का होने दो, उनका ऑनलाइन लेक्चर में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो सेम ही होती है। तो ये अननोन फैक्ट था, ये इसके बारे में हमको पहले पता नहीं था, हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद में हमको इसके बारे में पता चला। सो यहाँ पे हाइपोथेसिस का पहला इंपॉर्टेंस यही है कि हाइपोथेसिस के वजह से कुछ अननोन फैक्ट्स होते हैं या जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता है पहले, वो यहाँ पे हमको पता चल सकता है, और उसके बेसिस पे यहाँ पे रिसर्चर को अपना जो फर्दर स्टडीज है वो करने में एक स्टिमुलेशन मिलता है या एक मोटिवेशन मिलता है। सेकेंड है एनेबल्स टू प्रिपेयर द रिसर्च डिजाइन। नाउ रिसर्च डिजाइन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि रिसर्च डिजाइन रिसर्च का एक प्लान होता है जिसके अंदर हम लोग कितने टाइम में रिसर्च कंप्लीट करेंगे, सैंपल साइज कौन होगा, यूनिवर्स कौन होगा, कौन से एरिया में रिसर्च कर रहे हैं, कौन सा डेटा हमको लगेगा, ये सब जो होता है वो रिसर्च डिजाइन के अंदर लिखा हुआ रहता है। सो हाइपोथेसिस जो होता है वो हम लोग को यहाँ पे सजेशन देता है कि हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, हमारा सैंपल डिजाइन जो होता है वो कैसे होना चाहिए, मतलब सैंपल्स को हम लोग को कैसे सिलेक्ट करना है, डेटा हमको कौन सा लगेगा, डेटा किस तरीके से हम लोग कलेक्ट करेंगे और कैसे डेटा को एनालिसिस करेंगे, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो हम लोग को हाइपोथेसिस से पता चलती है। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि हम लोग का जो सेल्स है वो कम हो रहा है, तो हमने हाइपोथेसिस क्या बनाया था कि क्वालिटी खराब थी, प्राइस ज्यादा थी, और आफ्टर सेल सर्विस पुअर थी। तो यहाँ पे हम लोग को अभी पता चल रहा है कि हमको कौन सा डेटा कलेक्ट करना है। तो हमको प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में डेटा कलेक्ट करना है, हमको प्राइस के बारे में डेटा कलेक्ट करना है, आफ्टर सेल सर्विस के बारे में डेटा कलेक्ट करना है, और फिर बाद में वो डेटा कलेक्ट करने के बाद में डेटा को देख के हम लोग किस तरीके से डेटा को एनालिसिस करना है, मतलब काई स्क्वायर टेस्ट यूज करना है या दूसरा कोई टेस्ट यूज करना है, ये हमको वो हाइपोथेसिस से वो बताएगा। सो हाइपोथेसिस जो होता है वो हम लोग को रिसर्च डिजाइन बनाने में यहाँ पे हेल्प करेगा, और रिसर्च डिजाइन की वजह से हम लोग एक प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर हमारा रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नीड ऑफ डेटा। नाउ रिसर्च के लिए हम लोग को दो टाइप का डेटा लगता है, प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा। तो हाइपोथेसिस के बेसिस पे हम लोग को यहाँ पे कौन से टाइप के डेटा की जरूरत पड़ सकती है ये हम लोग को यहाँ पे हाइपोथेसिस बताएगा। अगर हमने हाइपोथेसिस नहीं बनाया तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे डेटा कलेक्शन जो होगा वो प्रॉपर नहीं होगा, या हम लोग गलत डेटा जो है या यूजलेस डेटा जो उसको कलेक्ट करेंगे, जिसके वजह से हमारा जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स है वो कभी अचीव नहीं हो पाएंगे। ना यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ ये सिचुएशन समझाता हूँ कि सपोज हम लोग रिलायंस कंपनी के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं जहां पे हमने ये हाइपोथेसिस बनाया कि रिलायंस कंपनी का 2010 से पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट जो है उनका सेल्स कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है एज कंपेयर टू अदर बिजनेसेस। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिलायंस कंपनी का पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का सेल और दूसरे प्रोडक्ट का सेल इसको कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग को डेटा कहाँ से मिलेगा, तो उनकी जो वेबसाइट होगी या उनके जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होंगे उसमें से हम लोग को डेटा मिलेगा। तो हमको यहाँ पे हाइपोथेसिस से पता चल गया कि हम लोग को सेकेंडरी डेटा की जरूरत है, प्राइमरी डेटा की जरूरत नहीं है।
बिकॉज ये ऐसा रिसर्च है कि जहां पे हम लोग को उनका सेकेंडरी डेटा यूज करके ही हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं कि उनका पेट्रोकेमिकल का सेल जो है वो ज्यादा है या दूसरे प्रोडक्ट का सेल ज्यादा है। तो इस तरीके से हाइपोथेसिस जो है आपको कौन सा डेटा लगेगा ये फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस की वजह से हम लोग को डेटा का सोर्स पता चलता है। डेटा सोर्स का मतलब क्या होता है, डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है। तो डेटा जो होता है वो सर्वे या इंटरव्यू से कलेक्ट किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट करके भी डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्ट करते हैं, लाइब्रेरी, रिपोर्ट, इंटरनेट, ये सारे जो है वो डेटा कलेक्शन के सोर्सेस है। सो रिसर्चर जो होते हैं वो यहाँ पे हाइपोथेसिस के बेसिस पे डिसाइड कर पाते हैं कि हम लोग को कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है। ओके, जैसे मैंने अभी जस्ट आप लोगों को रिलायंस का एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे हमको पता चलेगा कि रिलायंस के जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, डेटा लेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे। तो हाइपोथेसिस ने यहाँ पे मुझे ये भी बताया कि मुझे कौन सा डेटा चाहिए, प्राइमरी डेटा चाहिए, सेकेंडरी डेटा चाहिए, और ये डेटा मुझे कहाँ पे मिलेगा ये भी मुझे हाइपोथेसिस से पता चल गया। नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस की वजह से हम लोग अलग अलग थियरीज और प्रिंसिपल जो उनको डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड है या फिर हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स है। सो ये थियरीज या ये प्रिंसिपल्स डेवलप करने के लिए इन लोगों ने भी एक हाइपोथेसिस बनाए होंगे और वो हाइपोथेसिस के बेसिस पे उन्होंने ये थियरी और प्रिंसिपल जो है डेवलप किए होंगे। और एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी ये कहती है कि दो कंज्यूमर जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं बिहेवियर वाइज। मतलब दो अलग अलग कंज्यूमर के बिहेवियर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मतलब एक कंज्यूमर को कोई एक प्रोडक्ट अच्छा लगता होगा तो दूसरे कंज्यूमर को दूसरा प्रोडक्ट अच्छा लगता होगा। दोनों कंज्यूमर एग्जैक्ट नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हाइपोथेसिस करके ये जो कंज्यूमर थ्योरी है वो डेवलप की गई है। और सेम तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को 14 प्रिंसिपल्स के बारे में बताया कि हेनरी फ्योल जो है उन्होंने ये प्रिंसिपल जो होते हैं इसके बारे में भी कुछ हाइपोथेसिस बनाए होंगे, उनको टेस्टिंग किया होगा और उसके बाद में उन्होंने वो कंक्लूजन ड्रॉ किया होगा। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क, तो उन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क जो है उसके बारे में हाइपोथेसिस किया होगा कि डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से एम्प्लॉय का स्पेशलाइजेशन जो होता है बढ़ता है, एक्सपर्टीज जो होता है बढ़ता है। फिर उन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो करके देखा, उसका डेटा कलेक्ट किया और फिर बाद में उन्होंने हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करके ये प्रूव किया कि डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से स्पेशलाइजेशन बढ़ता है। तो इस तरीके से हाइपोथेसिस जो होता है वो अलग अलग थियरीज और प्रिंसिपल जो डेवलप करने में हेल्प करता है। फिर बाद में यहाँ पे हाइपोथेसिस जो होता है वो रिसर्चर को एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे रिसर्चर जो होता है उसको अपने इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस जो होता है उसका एक रास्ता पता चलता है कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हम लोग को करना है। इन्वेस्टिगेशन मतलब किस तरीके से डेटा हम लोग को यहाँ पे कलेक्ट करना है। अगर हाइपोथेसिस नहीं होंगे तो उसकी वजह से रिसर्चर जो होगा वो प्रॉपर फोकस नहीं रहेगा, वो प्रॉपर डायरेक्शन में रिसर्च नहीं कर पाएंगे, रॉन्ग डायरेक्शन में जाके वो रिसर्च करेंगे, जैसे कि उन्होंने गलत डेटा कलेक्ट किया या गलत तरीके से डेटा को एनालिसिस किया, तो उसकी वजह से जो कंक्लूजन होगा वो कंक्लूजन रॉन्ग ड्रॉ होगा। तो हाइपोथेसिस जो है वो रिसर्चर को एक प्रॉपर डायरेक्शन में लेके जाता है और रिसर्चर जो है प्रॉपर यहाँ पे रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर पाता है। प्रिवेंट द ब्लाइंड रिसर्च, अगर सपोज यहाँ पे हाइपोथेसिस नहीं होंगे तो रिसर्चर जो है उसका रिसर्च जो है ब्लाइंड रिसर्च माना जाएगा। हाइपोथेसिस जो होता है वो रिसर्च जो होता है उसको लाइट अप करता है। लाइट अप करता है मतलब क्या, हम लोग को रिसर्च में एक एक स्टेप आगे लेके जाता है। हाइपोथेसिस जो होता है उससे रिसर्चर को पता चलता है कि साइंटिफिक रिसर्च कौन सा है, अनसाइंटिफिक रिसर्च कौन सा है। ओके, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे रिसर्च को पता चल रहा है कि हम लोग को कैसे सिस्टमेटिक तरीके से रिसर्च करना है, कि क्या क्या चीजों के ऊपर डेटा कलेक्ट करना है, किस तरीके से वो डेटा को एनालिसिस करना है और किस तरीके से वो जो हाइपोथेसिस है उसके बारे में हम लोग को कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो ये हाइपोथेसिस जो है रिसर्चर के लिए एज अ गाइड एक्ट करता है। रिसर्च की जो एक्यूरेसी होती है वो हाइपोथेसिस के ऊपर डिपेंड होती है और इसके लिए हाइपोथेसिस जो होता है वो ब्लाइंड रिसर्च को प्रिवेंट करता है या रोकता है। एकदम प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक तरीके से यहाँ पे रिसर्चर जो अपना रिसर्च कर पाता है बिकॉज ऑफ द हाइपोथेसिस। ना हाइपोथेसिस की वजह से यहाँ पे कॉस्ट भी कम हो जाता है। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, लेस कॉस्ट। बिकॉज हाइपोथेसिस की वजह से क्या होता है कि रिसर्चर जो होता है उसका टाइम, मनी, एनर्जी जो होता है बच जाता है, क्योंकि रिसर्चर यहाँ पे प्रॉपर डायरेक्शन में रिसर्च कर रहा है। हाइपोथेसिस नहीं होगा तो रिसर्चर को पता ही नहीं चलेगा कौन सा डेटा कलेक्ट करना है या किस तरीके से डेटा एनालिसिस करेंगे या कौन सा डेटा चाहिए, प्राइमरी डेटा चाहिए या सेकेंडरी डेटा चाहिए। तो हाइपोथेसिस रिसर्चर का यहाँ पे टाइम, मनी, एनर्जी तीनों भी सेव कर रहा है। इन द सेंस रिसर्चर को यहाँ पे पता है कि क्या कलेक्ट करना है, कब तक कलेक्ट करना है और कितना डेटा हमको लगेगा।
तो हाइपोथेसिस की वजह से रिसर्चर को यहाँ पे प्रॉपर डेटा कलेक्शन करने में हेल्प हो रहा है। वो रॉन्ग डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं, राइट डेटा कलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे हाइपोथेसिस की वजह से रिसर्चर जो है वो रिलेवेंट और करेक्ट डेटा जो होता है वो कलेक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से उनका टाइम और मनी और एनर्जी जो होता है वो बच जाता है। अगर सपोज हाइपोथेसिस नहीं होता तो रॉन्ग डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर वापस से वो डेटा को करेक्ट करना पड़ता, तो ये सब प्रोसेस में उनका टाइम, मनी, एनर्जी तीनों भी जो है वेस्ट हो जाता। तो ये सारे इंपॉर्टेंस थे हाइपोथेसिस के। ये मेरे यूआरएल है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ना। हाइपोथेसिस में हमारा लास्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो अलग अलग टाइप के हाइपोथेसिस हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला वाला है सिंपल हाइपोथेसिस। ना सिंपल हाइपोथेसिस में क्या होता है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स होते हैं। एक वेरिएबल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा वेरिएबल जो होता है डिपेंडेंट होता है। मतलब एक वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट है और दूसरा जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं जिसके थ्रू समझते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहेंगे। हायर अनएम्प्लॉयमेंट, हायर वुड बी द रेट ऑफ क्राइम। अभी इस हाइपोथेसिस को आप लोग अगर ऑब्जर्व करोगे तो इसमें आपको पता चलेगा अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम हो रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और रेट ऑफ क्राइम जो है वो क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, बिकॉज क्राइम जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके लिए इसको सिंपल हाइपोथेसिस बोलेंगे। दूसरा यहाँ पे एग्जांपल है कि लोअर द यूज ऑफ फर्टिलाइजर लोअर वुड बी द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। मतलब जितना कम फर्टिलाइजर हम लोग यूज करेंगे उतना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है कम होते जाएगा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फर्टिलाइजर के ऊपर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिपेंड है। तो फर्टिलाइजर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इसके ऊपर डिपेंड है, इसके लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। सो सिंपल हाइपोथेसिस का मतलब क्या हो गया कि जहां पे एक वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, सो वो सिंपल हाइपोथेसिस हो जाता है। उसका अपोजिट होता है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। ना कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, हायर द पॉवर्टी लीड्स टू हायर रेट ऑफ इलिटरेसी एंड हायर वुड बी द रेट ऑफ क्राइम। मतलब यहाँ पे पॉवर्टी अगर ज्यादा होगी तो उसकी वजह से इलिटरेसी होगी, उसकी वजह से क्राइम होगा। सो इस तरीके से यहाँ पे पॉवर्टी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। इलिटरेसी जो है पॉवर्टी के ऊपर डिपेंड है, इसके लिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और रेट ऑफ क्राइम जो है वो भी पॉवर्टी के ऊपर डिपेंड है, इसके लिए ये भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दो डिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लोअर यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड आउटडेटेड इक्विपमेंट्स लोअर वुड बी द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फर्टिलाइजर लो यूज किया जा रहा है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आउटडेटेड मशीन यूज किया जा रहा है, ये भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये फर्टिलाइजर और आउटडेटेड इक्विपमेंट इसके ऊपर प्रोडक्टिविटी डिपेंड है, इसके लिए इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो सिंपल हाइपोथेसिस के अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस के अंदर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। नाउ थर्ड इज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नाउ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो होता है, ये हम लोग को दो वेरिएबल्स में क्या चेंज हो रहा है, क्या रिलेशन है या क्या डिफरेंस है वो बताता है। जैसे दो वेरिएबल्स में जो है पॉजिटिव चेंज हो रहा है, या दो वेरिएबल्स में नेगेटिव चेंज हो रहा है, या दो वेरिएबल्स में पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, या दो वेरिएबल्स में पॉजिटिव डिफरेंस है या नेगेटिव डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये जो हाइपोथेसिस है हम लोग को एक प्रॉपर डायरेक्शन बता रहा है, इसके लिए हम लोग इसको डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलेंगे। नाउ यहाँ पे हम लोग ये डायरेक्शन कैसे डिसाइड कर पाते हैं, जैसे कि दो वेरिएबल जो है उसमें पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है, या पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, ये कैसे पता चलता है। तो जो भी पास्ट रिसर्च होते हैं या रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है उससे हमको ये पता चल सकता है। पहले किसी ने रिसर्च किया था उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये दो चीजों में पॉजिटिव रिलेशन है या ये दो चीजों में नेगेटिव रिलेशन है। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्स्ट्रा कोचिंग एंड एकेडमिक अचीवमेंट। मतलब स्टूडेंट का एक्स्ट्रा कोचिंग और उसका एकेडमिक अचीवमेंट जो इसमें पॉजिटिव रिलेशन है। जितना ज्यादा बच्चा एक्स्ट्रा कोचिंग अटेंड करेगा उतना उसका एकेडमिक अचीवमेंट जो हायर होते जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है कि इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। तो एक डायरेक्शन यहाँ पे पता चल रहा है, इसके लिए इसको डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलते हैं। दूसरा हम लोग एग्जांपल लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, कि अगर सपोज मेडिसिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेडिसिन में क्या होता है कि
प्राइस भले ही हायर होगा फिर भी उसका डिमांड जो होता है वो हायर होता है। मतलब यहाँ पे भी हम लोग को ये एक डायरेक्शन बता रहा है कि प्राइस भी हायर हो रही है और यहाँ पे डिमांड भी हाई हो रही है, तो दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। या दूसरा लॉ ऑफ डिमांड में एग्जांपल हम लोग देखते हैं वेजिटेबल्स का। अगर वेजिटेबल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो हमको यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक डायरेक्शन पता चल रहा है कि वेजिटेबल के प्राइस बढ़ रहे हैं, उसका डिमांड कम हो रहा है, तो ये नेगेटिव रिलेशन हमको बता रहा है। तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो है हम लोग को एक प्रॉपर डायरेक्शन बताता है कि दो वेरिएबल्स में पॉजिटिव चेंज हो रहा है या नेगेटिव चेंज हो रहा है, पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, उसको डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलेंगे। उसका अपोजिट होता है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ये हम लोग को किसी भी रिलेशन के बारे में बताता नहीं है कि दो चीजों में पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, बिकॉज इसके रिलेटेड पास्ट कोई भी रिसर्च अवेलेबल नहीं है। ओके, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में हमारे पास पास्ट रिसर्च था, रिव्यू ऑफ लिटरेचर था, उसके बेसिस पे हमने वो डायरेक्शन बताया। यहाँ पे हमारे पास पास्ट कोई भी रिसर्च अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग एक डायरेक्शन नहीं बता पा रहे हैं कि पॉजिटिव चेंज हो रहा है, नेगेटिव चेंज हो रहा है, पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। टीचर स्टूडेंट रिलेशन इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट लर्निंग। मतलब टीचर और स्टूडेंट का जैसा रिलेशन होगा उसके हिसाब से स्टूडेंट का लर्निंग जो होता है वो इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पे ये नहीं बता रहे कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस या नेगेटिव इन्फ्लुएंस, या टीचर और स्टूडेंट के बीच में पॉजिटिव रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन, या स्टूडेंट के लर्निंग में पॉजिटिव चेंज हो रहा है या नेगेटिव चेंज हो रहा है, ये कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो इसके लिए इसको नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलेंगे। फिर नेक्स्ट वाला है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि जो हाइपोथेसिस ये कहता है कि दो वेरिएबल्स में कोई भी रिलेशन नहीं है। सो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि इनकम और एक्सपेंडिचर में कोई भी रिलेशन नहीं है, दैट इज माय नल हाइपोथेसिस। सो ये हाइपोथेसिस दो वेरिएबल्स में कोई रिलेशन नहीं है ऐसा कहता है। नल हाइपोथेसिस जो होते हैं वो एच नॉट या एच जीरो इस तरीके से डिनोट किया जाता है, जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में ऑलरेडी बताया। अभी नल हाइपोथेसिस का एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन पॉवर्टी एंड क्राइम इन द सोसाइटी। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी और क्राइम के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये नल हाइपोथेसिस हो गया। देयर इज नो डिफरेंस इन द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड दोज हु डू नॉट पार्टिसिपेट। मतलब कि जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं और जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये दोनों के एकेडमिक परफॉर्मेंस में कोई भी डिफरेंस होता नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस जो होता है वो हमको ये कहता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। यहाँ पे कौन से दो वेरिएबल है, तो पॉवर्टी और क्राइम। यहाँ पे कौन से दो वेरिएबल है, तो बच्चों का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना और उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो ये दो वेरिएबल्स है। फिर इसके अपोजिट होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है उसको H1 करके डिनोट किया जाता है या लिखा जाता है, जो मैंने आप लोगों को वहां पे डेटा एनालिसिस किया उसके अंदर भी बताया। अभी यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन पॉवर्टी एंड क्राइम इन द सोसाइटी। ओके, यहाँ पे हमने क्या बोला है कि पॉवर्टी और क्राइम के बीच में क्या है, रिलेशन है, तो ये दो वेरिएबल में रिलेशन है ऐसा हम लोग कहते हैं, इसके लिए ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा। और दूसरा है देयर इज अ डिफरेंस इन द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड दोज हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। मतलब बच्चों का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना और उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस, इन दोनों में डिफरेंस है ऐसा हम लोग कह रहे हैं, इसके लिए इसको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोला जाता है। उसके बाद में है कॉजल हाइपोथेसिस। नो कॉजल हाइपोथेसिस जो होता है वो हम लोग को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल जो उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब एक वेरिएबल जो है वो कॉज है और दूसरा वेरिएबल जो उसका इफेक्ट है। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्पेंड लेस टाइम स्टडिंग विच लीड्स टू लो ग्रेड। मतलब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं वो लोग कम स्टडीज के लिए टाइम दे पाते हैं, ये कॉज हो गया, और उसकी वजह से उनका ग्रेड जो है वो लो हो जाता है, ये उसका इफेक्ट हो गया। तो ये भी एक हाइपोथेसिस ही हमने बताया है, जहां पे हम लोग बोलते हैं कि बच्चे जितने ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे उतना उनका ग्रेड जो लो होते जाएगा। ओके, पर यह हाइपोथेसिस के अंदर एक कॉज है और एक इफेक्ट है। बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पढ़ाई के लिए कम टाइम दे रहे हैं, ये कॉज हो गया, और उनका ग्रेड कम होते जा रहे हैं, वो उसका इफेक्ट हो गया, इसको कॉजल हाइपोथेसिस बोलेंगे। उसके अपोजिट नेक्स्ट वाला है एसोसिएटिव और रिलेशनल हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस जो होता है ये बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होता है, लेकिन ये रिलेशनशिप जो होता है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताता है। मतलब यहाँ पे
दो वेरिएबल्स में रिलेशन तो है बट वो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन वहां पे नहीं है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता नहीं है, इसके लिए इसको एसोसिएटिव या रिलेशनल हाइपोथेसिस बोला जाता है। और लास्ट वाला है टेस्टेबल हाइपोथेसिस। टेस्टेबल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, जो हाइपोथेसिस को हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं उसको टेस्टेबल हाइपोथेसिस बोल सकते हैं। और टेस्ट करके हम लोग यहाँ पे दो वेरिएबल्स का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कि ये दो वेरिएबल्स में पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है या रिलेशन नहीं है। इस तरीके से वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करके वो रिलेशन जो होता है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। नो किस तरीके से हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करते हैं वो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था। आजकल मोस्टली जो हाइपोथेसिस होते हैं वो टेस्टेबल ही होते हैं, बिकॉज इतना ज्यादा साइंस आगे बढ़ रहा है, इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो बहुत सारे नए नए टेस्ट निकले हैं। और ये नए नए टेस्ट की वजह से अलग अलग हाइपोथेसिस जो होता है उनको टेस्ट करना काफी ज्यादा पॉसिबल हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट हाइपोथेसिस। थैंक यू। Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.